गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का नया दिन, नया अखबार द हिंदू 12 मई। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के अखबार में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला आर्टिकल है हमारे पास, 26 किल्ड एज इसराइल टारगेट्स गाज़ा विथ एयर स्ट्राइक्स। इसराइल ने हाल ही में गाज़ा पे स्ट्राइक की है। गाज़ा जो एक हमास एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गाज़ा को रूल करती है। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। और हाल ही में जो हुए जेरूसलेम में वायलेंस के बाद गाज़ा ने इसराइल पे अटैक किया, फिर इसराइल ने गाज़ा पे अटैक किया। रॉकेट्स फायर की गई। एक एक रॉकेट तो पार्लियामेंट के पास, इसराइल की पार्लियामेंट के बहुत ही नज़दीक गिरी। पार्लियामेंट को खाली करा दिया गया था। उसके बाद 26 पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं, जिसमें 9 बच्चे भी हैं। और गाज़ा में इसराइल के अटैक पे, और इसराइल मिलिट्री ने कहा है कि 16 लोग मारे गए हैं। 16 लोग जो मारे गए हैं उनमें से 16 लोग जो थे वो मिलिटेंट्स थे। गाज़ा मिलिट्री ने बहुत सारी, क्या कहते हैं, रॉकेट्स फायर कर दी हैं तो इसराइल पे, और उसमें 2 इजरायली सिविलियंस मारे गए हैं। और जो मिलिट्री है वो गाज़ा बॉर्डर पे अपनी सोल्जर्स बढ़ा रही है। इजरायली मिलिट्री 5000 सोल्जर्स को भेज दिया गया है ऑलरेडी। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि जो अटैक्स हैं वो और बढ़ेंगी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द अटैक्स वो भी बढ़ेंगी। और इस आर्टिकल में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। मूडीज़ लोअर्स इंडियाज़ ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 9.3%। मूडीज़ एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो कंट्रीज़ की क्रेडिट रिस्पॉन्सिवनेस को रेट करती है। मूडीज़ इनका नाम है मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस। इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 9.3% रहेगी। अभी हाल ही में इन्होंने रेटिंग दी थी 13.7% की, यानी कि इन्होंने अपनी 13.7% से रेटिंग गिरा के 9.3 कर दी है। और इसकी वजह बताई है निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि मूडीज़ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनकी रेटिंग रहती है, अक्सर आती रहती है। और क्रेडिट प्रोफाइल, हाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्रेडिट ओपिनियन नोट है। द क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंगली कंस्ट्रेंड बाय ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, अ हाई डेट बर्डन एंड वीक फाइनेंशियल सिस्टम। जो क्रेडिट प्रोफाइल है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रही है और बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत कमज़ोर है। पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। और जो पेंडेमिक से बन निकली हुई रिस्क्स हैं, हालांकि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल पेज पे आते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी यहाँ पे 4 आर्टिकल्स हैं। कोविड मिस हैंडलिंग, foretold in the budget, a matter of concern, evaluate the Ladakh crisis, keep China at bay, और losing trust। ये जो चाइना, ये evaluate the Ladakh crisis, keep China at bay है, ये एक्चुअली LAC और नहीं लद्दाख टेंशन्स और पॉलिटिकल टेंशन्स इसमें मेंशन की गई हैं। इसमें कोई भी अभी डेटा नहीं आया है, कोई भी अपडेट इसमें मेंशन नहीं की गई है। और जो भी है पास्ट में हो चुका है, बहुत पुराना है। और जब से जो सीज़ फायर हुआ है इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच में और टॉक्स चल रही हैं, उसके बाद कोई अपडेट इसमें नहीं है। इसलिए इसे हम स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोविड मिस हैंडलिंग फोरटोल्ड इन द बजट। इसमें मेंशन किया गया है कि जो प्रवीण चक्रवर्ती साहब हैं, इन्होंने कहा है कि जो बजट है उसमें कहा गया था कि मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट स्पीच दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि 35,000 करोड़ रुपए जो कोविड वैक्सीनेशन के लिए, माने कोविड वैक्सीन रिलीफ के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं। और इसमें बाकी इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है। क्या है लॉजिकल, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे पेज 155 30 पेज के डिमांड्स आई थी, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही है कि पिछले साल का जो एक्सपेंडिचर था वो 11,757 करोड़ 11,757 करोड़ था और कोविड-19 पे। और इस साल का जो है वो और कम हो गया है। कितना कम हुआ है इस पर नहीं दिया गया है। और इसमें लिखा गया है कि जो 35,000 करोड़ की उन्होंने बात की थी वो लोन्स की तरह स्टेट्स को ग्रांट किए गए हैं, ना कि एड की तरह।
तो एक ये इम्पोर्टेंट है, और बाकी इसमें सब वही चीज़ें लिखी गई हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सवाल पूछे गए हैं, और गवर्नमेंट को इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिफाइएबल दैट द पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट वैक्सीनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। गवर्नमेंट अपना पलड़ा झाल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट डेटा नहीं दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइटेड है कि हैंडलिंग द कोविड पेंडेमिक इज लाइक अ डियर कॉट इन हेडलाइट्स। जो गवर्नमेंट है वो कोविड-19 को इस तरह हैंडल कर रही है जैसे जब कोई जो डियर होता है वो होती है जो जब किसी कार या किसी ऐसे हेडलाइट्स के सामने आ जाती है तो वो फ्रीज़ हो जाती है, वो डिसीजंस नहीं ले पाती है। तो उसी फ्रेज़ को यहाँ पे यूज़ किया गया और कहा गया है कि गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही है, या कह सकते हैं इफ़ेक्टिव डिसीजन नहीं ले पा रही है। और पूरे आर्टिकल में वही है, कोविड सेंटर्स कैसे हैं, अच्छा नहीं है, और इस पे पॉलिसी मेकर्स का ध्यान नहीं है, और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को रिस्क पे डाल रहे हैं। तो डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डेटा इसमें कुछ खास नहीं है। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। और यहाँ पे एक वर्ड है मेटिकुलसली, जिसका मतलब होता है बारीकी से। तो इट वुड हैव मेड अ मेटिकुलसली डिटेल्ड कोविड-19 इमरजेंसी बजट। यहाँ पे दिखाया गया, मतलब कहा गया है कि जो बजट है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बनाया गया था, बारीकी से नहीं बनाया गया था। ऐसा बारीकी से बनाना चाहिए था। कोविड-19 को एक इमरजेंसी घोषित सिर्फ कर देने से नहीं होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है कि जो गवर्नमेंट है, सॉरी, जो फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्ट्री है, वैक्सीनेशन का जो अमाउंट है बजट में नहीं है। After the writer pointed out this, first the finance ministry tried to give a long and bureaucratic response about how even if the vaccination amount is not in the budget में vaccination amount नहीं है under the health ministry, मतलब the center could still use the money to procure। जब बजट में कोविड-19 के वैक्सीन को लेके कोई भी पैसे का ऐसा प्रावधान नहीं है, तो उसको सेंटर कैसे यूज़ कर रही है। तो इस चीज़ को पॉइंट किया गया। और हालांकि इस आर्टिकल में इतना ही था। मैटर ऑफ कंसर्न में हम समझते हैं, मैटर ऑफ कंसर्न में जो इंडियन वेरिएंट है B1617, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। हाल ही में WHO के द्वारा इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया था। और एक बहुत ही बुरी खबर है, ऑलरेडी कोरोना वायरस से इतनी डेथ्स हो रही हैं। पिछले साल डेथ्स कम थी, इस साल डेथ्स बढ़ रही है, टेस्टिंग बढ़ रही है, रिकवरीज बढ़ रही हैं, लेकिन डेथ्स भी बढ़ रही है इस साल। और खैर आगे बढ़ते हैं। अदर देन B1617 को छोड़ के सिर्फ 3 ही ऐसी और वेरिएंट्स हैं जिसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहा गया है, जिसमें से एक है UK वेरिएंट B.1.7, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है B.1.351 और ब्राज़ीलियन वेरिएंट है P2। यानी कि टोटल 4 ही ऐसे वेरिएंट्स हैं जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है WHO ने, उसमें से एक इंडिया में है। इट्स अ वेरी बैड थिंग। और बाकी इसमें कहा गया है कि क्वालिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए एक होनी चाहिए टीम, या फिर कह सकते हैं कैटेगरीज होनी चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि जो INSACOG है, यानी इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक कंसोर्टिया इसका नाम है। इन्होंने वेरिएंट को फ्लैग किया है 2 म्यूटेशंस पे, यानी कि ये जो B1617 है इसके म्यूटेशंस भी हैं। ऑलरेडी ये खतरनाक है, मैटर ऑफ कंसर्न है, उसमें भी ये म्यूटेट कर रहा है। E484Q और L4, ये नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम इम्पोर्टेंट है, इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक कंसोर्टिया। और एक और चीज़ है कि INSACOG ने यह भी कहा है कि ये डबल म्यूटेंट तो है ही, ट्रिपल म्यूटेंट भी है, और इसका थर्ड म्यूटेंट है P614R। यानी कि ये जो B1617 है ये तो ऑलरेडी दुनिया में सिर्फ 4 हैं ऐसे, मतलब म्यूटेंट्स मैटर ऑफ कंसर्न वाले, वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले। इसके भी 3 म्यूटेशंस हैं, यानी कि B1617 उसके म्यूटेशन एक है ये E484, L452R और एक P। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है, इसीलिए WHO ने इसे मैटर ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया है। और आगे इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स के CDC जो है, यानी
जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, सीडीसी, या पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का जो है, उनके पास एक क्राइटेरिया है कि वो किस तरह से वेरिएंट्स को कैटेगराइज करेंगे। लेकिन इंडिया के पास अभी तक कोई ऐसा क्लासिफाइड क्राइटेरिया नहीं है कि वायरस के वेरिएंट्स को वो किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। ऐसा होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि जो वेरिएंट्स हैं मे गो ऑन टू बिकम डोमिनेंट, जो वेरिएंट्स हैं वो डोमिनेंट हो जाएंगे कुछ रीजन्स में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैक्सीन कंपनीज़ की और गवर्नमेंट की ही बनती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का मेंशन भी करना चाहिए, कि वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस बनी रहे। और अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो म्यूटेटेड वायरस के लिए भी वैक्सीन डेवलप की जाए। और जो लेबोरेटरी स्टडीज़ हैं, यानी कि जो स्टडीज़ हैं, वो कहती हैं कि वैक्सीन जो है वो अभी भी इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये भी तो है कि वेरिएंट्स भी तो इमर्ज हो रहे हैं, वो भी तो म्यूटेट हो रहे हैं। तो उनके लिए मतलब मिला जुला के B1617 बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसके लिए इंडिया में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली अथॉरिटी नहीं है। और लूजिंग ट्रस्ट, नेपाल प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओलीज लॉस ऑफ अ ट्रस्ट वोट इन पार्लियामेंट ऑन मंडे कम्स एट अ पार्टिकुलरली क्रूशियल टाइम, द सेकेंड वेव। जो नेपाल के KP शर्मा ओली जी हैं, इनका ट्रस्ट वोट, मतलब इनकी सत्ता चली गई है, पार्लियामेंट इनकी डिसॉल्व हो गई है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑलरेडी नेपाल में बहुत सारी कोविड-19 पैंडमिक है, लैंडलॉक नेबर जो हमारा है वो लैंडलॉक नेबर है, और ऑक्सीजन सप्लाईज और शॉर्टेजेस हैं वहाँ पे, केसेस बढ़ रहे हैं, फैटेलिटीज़ बढ़ रही हैं, उसमें भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है। और इसमें बताया गया कि बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट के लिए वो ये आर्टिकल है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। इसमें रिलेवेंट है सिर्फ थोड़ी सी चीज़ है कि वो जो पार्लियामेंट है वहाँ पे 271 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब वहाँ पे 271 मेंबर्स हैं, जिसमें से 232 ने वोट किया, 124 ने मिस्टर ओली के अगेंस्ट में वोट किया, 93 ने उनके मतलब फेवर में वोट किया, और 15 ने न्यूट्रल रहा। ठीक है, इतना है इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिस्कस किया गया कि उनकी पार्टी कौन सी थी, वो किस पार्टी के साथ मर्ज थी। हाँ, जिस पार्टी में अभी ओली थे, ये एक कह सकते हैं अलायंस की पार्टी थी, 2 पार्टीज़ मिल के बनाई थी, जो बाद में टूट गई थी। अभी टूटी नहीं थी जब, हाँ टूट गई थी, मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में। और बाकी इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ की कौन सी पार्टी है, कितनी मेंबर वाली पार्टी है, कब टूटी कब जुड़ी, यही सब डिस्कस किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो हमारा एडिटोरियल पेज कंप्लीट हो चुका है। अगला आर्टिकल है, कट इन GST कैन मेक वैक्सीन्स चीपर। GST आपको पता होना चाहिए कि जो GST है वैक्सीन्स पे, रिलीफ मटेरियल्स पे, वो पूरी तरह से अभी हटाई नहीं गई है। हालांकि 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है, और ये रहा 28% से हटाकर 12% कर दिया गया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पर्सनल यूज़ के लिए जो प्रोक्योर किए जा रहे हैं, ख़रीदे जा रहे हैं, और बाकी चीज़ों पे 5। चलिए इसे पढ़ते हैं। एन एरे ऑफ मेजर इन इंक्लूडिंग GST rates, zero GST rate on critical raw materials, permitting GST free imports as well as direct cash incentives to producers can be used by central government to make। यहाँ पे एक्चुअली इस पूरे आर्टिकल में कुछ एक्सपर्ट्स की व्यूज़ को लिखा गया है। यहाँ पे हर पैराग्राफ में एक एक्सपर्ट जो है, टैक्स एक्सपर्ट है, जो उनके व्यूज़ को लिखा गया। उन्होंने बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो GST हटा के या घटा के प्रोडक्शन को, सप्लाईज़ को करने जो इंक्रीज़ कर सकती है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकती है, सप्लाईज़ इंक्रीज़ कर सकती है, जो और ईज़ भी हो सकती है उसमें। और इसमें एक जो क्या कहते हैं, एक इसमें कहा गया कि GST इज़ लिवाइड एट द रेट ऑफ 5% ऑन वैक्सीन्स पे अभी भी 5% GST लगी हुई है, 12% ऑन कोविड-19 ड्रग्स पे अभी भी लगी हुई है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो डोमेस्टिक सप्लाई, यानी कि हर जो भी कोविड रिलीफ मटेरियल है उस पर 12% और वैक्सीन्स पे 5% GST अभी भी है। और पर्सनल यूज़ के लिए जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंपोर्ट किए जा रहे थे उस पर 28% से GST घटा के 12% कर दी गई है। ये एक
किसी ने केस किया था और सुप्रीम कोर्ट की भी आई थी, सजेस्ट किया था कि घटा, तो गवर्नमेंट ने घटा दिया था कि एक्चुअली उन्हें जो ख़रीद के किसी ने, उन्हें रिलेटिव ने भेजा था, तो उस पर 28% जीएसटी देनी थी और कस्टम्स में फंसा हुआ था। तो और आगे देखते हैं। हाँ, कस्टम ड्यूटीज़ अब हटा दी गई हैं। वही कस्टम में जब फंसा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर स्टेप्स लेने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी, ज़ीरो कर दी। और इसमें आगे इम्पॉर्टेंट है कि एक सिद्धार्थ राणा जो है, इन्होंने भी कहा है कि अगर गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव कर रही है, यानी कि अगर गवर्नमेंट ही सारे सिटीजन्स को वैक्सीन लगा रही है, यानी कि गवर्नमेंट ख़रीद के फ्री में वैक्सीन लगा रही है, तो जीएसटी लगाना नहीं लगाना एक ही बात है। जीएसटी लगाएगी, गवर्नमेंट के पास वो पैसा वापस चला जाएगा। अगर जीएसटी नहीं लगाएगी तो वो वैक्सीन सस्ती हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को ही सारा खर्च उठाना है। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि किस रेट पे वो टैक्स हो रहा है, किस रेट पे नहीं हो रहा है। तो इनका ये कहना है। हाँ, अगर जीएसटी लगी है तो रेवेन्यू शेयरिंग का इशू हो सकता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। अगर जीएसटी हटा दी जाएगी तो सेंटर तो पूरे पैसे एलोकेट कर रहा है, लेकिन स्टेट्स को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा रेवेन्यू शेयरिंग इशू हो सकती है, और ऐसा हो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल कई जगह पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो गवर्नमेंट सेंटर में है वही स्टेट में भी है। यहाँ पे एक सही चीज़ यहाँ पे लगी कि कंसेशनल जीएसटी रेट ऑफ 1% कैन बी लिवाइड ऑन कोविड-19 वैक्सीन। यहाँ पे एक एक्सपर्ट ने कहा है कि 1% की जीएसटी रेट पे कोविड-19 वैक्सीन पे लगाई जा सकती है, और सप्लायर जो है उनको जीएसटी क्रेडिट बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ा सके, और जिसे भी उन्हें बाद में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफ़ंड के रूप में वापस कर देना चाहिए। और ऐसा अच्छा भी हो सकता है। और उन्होंने ये एक अल्टरनेटिव भी दिया कि सारी जो सप्लाई चेन्स हैं, वैक्सीन्स हो गए, कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए, सभी पे 5% की जीएसटी लगा दो, तो 12% से घट के 5% हो जाएगी, इन्होंने कहा। और इस आर्टिकल में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखते हैं आगे क्या है। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि हाईलाइट कर दूँ कि एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने एक जेल में रहे मतलब एक एमएलए हैं, एमएलए टू बी हैं, उन्हें बेल दे दी है और परमिशन दे दी है कि वो ओथ ले सकते हैं, यानी कि वो जेल में हैं लेकिन वो शपथ ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलो भाई, डेमोक्रेसी है। और ये जेल में थे सीएए के जब प्रोटेस्ट चल रहे थे आसाम में, उस टाइम ये अगेंस्ट में थे, और प्रोटेस्ट में वायलेंस मतलब दंगा भड़काने के लिए कह सकते हैं इन्हें जेल में डाल दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। व्हाट्स हैपनिंग इन जेरूसलेम। हाल ही में जेरूसलेम में जो इज़राइल, जेरूसलेम, पैलेस्तीन, हमास, ये सब जो टर्म्स हैं यहाँ पे आप क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही डिटेल में अच्छा आर्टिकल दिया गया है, पूरी प्रॉपर वे में इसे लिखा गया है, एकदम जिस तरह से वो घटनाएं हुई। तो पढ़ते हैं। जो इज़राइली आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अल अक्सा मॉस्क में, अल अक्सा मॉस्क में, जो कि हरम शरीफ में, हरम शरीफ वो कंपाउंड है जहाँ वो अल अक्सा मॉस्क है जेरूसलेम में। और ये इज़राइली आर्म फोर्सेस उसमें घुस गई और स्टन ग्रेनेड्स फायर की और रबर बुलेट्स फायर की। और ये कब हुआ? जियोनिस्ट नेशनलिस्ट कॉमेमोरेटिंग इज़राइल्स कैप्चर ऑफ द ईस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी इन 1967 में, जब ईस्टर्न हाफ इज़राइल ने कैप्चर कर लिया था। कहाँ का? पैलेस्तीन का, सॉरी जेरूसलेम का। तो उस टाइम पे उसी को सेलिब्रेट करते हैं लोग, और जियोनिस्ट नेशनलिस्ट जो है, ये फार राइटिस्ट ग्रुप है, ये सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखते हैं। हमास जो है, हमास कौन है? हमास एक मिलिटेंट इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाज़ा को रूल करता है, और ये कहता है कि ये पैलेस्तीन के लिए लड़ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली पैलेस्तीन के लिए लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, लेकिन पैलेस्तीन के लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करता। ये इज़राइल पे हमले करता है, इज़राइल इस पे हमले करता है, इसमें पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं। हमास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इवन इज़राइल को भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग मारे जा रहे हैं। और हमास ने हाल ही में
डजन्स ऑफ रॉकेट इसराइल पे चला दिए, इसमें से एक पार्लियामेंट के नज़दीक भी गिरा था। और इसराइल इसके बदले में रिस्पॉन्स में एयर स्ट्राइक कर दी इसराइल ने, जिसमें 26 पैलेस्टीनियन मारे गए, जिसमें 9 बच्चे भी थे और वुमेंस भी थी। और यहाँ पे ये सब तब शुरू हुआ जब इजरायली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए डमास्कस गेट पे। डमास्कस गेट वो गेट है, वो एंट्रेंस है जहाँ से जो अल अस्का मॉस्क, ये कंपाउंड जो है, क्या नाम था इनका, हरम शरीफ, इस कंपाउंड में घुसने का जो रास्ता है वही है। और कहाँ थे हम, यहाँ नहीं थे, हाँ, आउटसाइड द ऑक्यूपाइड ओल्ड सिटी, जो कि ऑक्यूपाइड अब इसराइल के कंट्रोल में है, प्रिवेंटिंग पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गैदरिंग देयर। वहाँ पे उसने रोक लगा दी कि पैलेस्टीनियंस अब वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं अंदर जा सकते हैं। बाद में पुलिस ने बैरिकेड्स हटा भी दिए थे जब ये सब टेंशन्स हाई हो गए थे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है शेख जर्रा। शेख जर्रा वो एरिया है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और यहीं पे वो लोग रहते हैं और यहीं से इवैक्यूएट करने की बात अक्सर इसराइल करता है पैलेस्टीनियंस को। इजरायली अथॉरिटी जो है हाल ही में उन्होंने परमिशन दी थी जेरूसलेम डे मार्च को, वही जेरूसलेम डे जो ज़ायनिस्ट मनाते हैं 6 डे वॉर के बाद ईस्टर्न जेरूसलेम को कैप्चर करने के लिए। और ये मार्च कहाँ से गुजरता है, अरब क्वार्टर से, यानी जहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस है वो रहते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखते क्या है। आगे है कि ये कब हुआ था, 10 मार्च को हुआ था। और इजरायली आर्म्ड फोर्सेस स्टॉर्म्ड अल अक्सा मॉस्क विथ रबर बुलेट्स, ये मैंने बताया, टीयर गैसेस भी यहाँ पे फेंकी गई थी। और बदले में जो पैलेस्टीनियंस यहाँ पे वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल और पत्थर मारे। मोलोटोव कॉकटेल अगर जो पबजी खेलता वो समझता होगा, नहीं खेलता वो समझते हैं, कह सकते हैं। जो मूवीज़ में आपने देखा होगा कि पेट्रोल बम बनाते थे, उसी को मोलोटोव कॉकटेल कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और हमास ने कहा कि अगर हम ये सब जब प्रोटेस्ट हो गए, रबर बुलेट्स वाले सब ये सब वायलेंस हो गई, तो हमास ने कहा कि इजरायली ट्रूप्स को हटा दो वहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अल्टीमेटम जारी कर दिया, एक धमकी दे दी। और उसके बाद शाम को उन्होंने रॉकेट्स फायर कर दिए। उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएट कर दिया और उन्होंने भी रॉकेट्स फायर कर दिए। ये सब शेख जर्रा डिस्प्यूट है क्या। शेख जर्रा वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं जनरेशन से, और उन्हें अब वहाँ से निकाला जा रहा है। स्टेट ऑफ इसराइल ने जब स्टेट ऑफ इसराइल बना, पैलेस्तीन को एनेक्स करके 1948 में, उसी टाइम से अब जो वहाँ पे शेख जर्रा है, वहाँ पे 28 फैमिलीज़ रहती थी, पैलेस्टीनियन फैमिलीज़, ईस्ट जेरूसलेम में। और 1956 में जब ईस्ट जेरूसलेम जॉर्डन के अंडर था, तो जॉर्डेनियन मिनिस्ट्री ने उन्हें घर बना के दिया था। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फैसिलिटेटेड कंस्ट्रक्शन, मतलब इसकी हेल्प से जॉर्डेनियन मिनिस्ट्री ने वहाँ पे घर बना के दिया था शेख जर्रा में, उन्हीं 28 फैमिलीज़ के लिए। लेकिन इसराइल ने जब एनेक्स कर लिया 1968 में, 6 डे वॉर के बाद, उसी टाइम से ये सब हटाने लगे। और 1970s में, 67 में एनेक्स किया, और 70s में जीविश एजेंसीज़ जो है वो कहने लगी कि वो जो लैंड है वो स्टेट ऑफ इसराइल का है और वो छोड़ो। और मतलब स्टेट ऑफ इसराइल का नहीं है, वो उन एजेंसीज़ का है। और ये ख़रीदा गया था 1885 में। किससे ख़रीदा गया था, जब ज्यूज़ परसिक्यूशंस, यहाँ पे आप देख सकते, बहुत ज़्यादा इसमें रेलेवेंट नहीं है, कहना चाहते हैं ये मिला जुला के कि जो वहाँ की एजेंसीज है वो कहते हैं कि अब जगह खाली करो, ये अब हमारी है, मतलब हमारी अब नहीं है, ये हमारी पहले से ही है, तुम बाद में आके बस गए और अब तो ये उसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए फेवर में बोलते हैं। और एक्चुअली गवर्नमेंट भी पैलेस्तीन के ख़िलाफ़ है, पैलेस्टीनियंस के ख़िलाफ़ सपोर्ट में नहीं है, तो इन्हें सपोर्ट मिल जाता है। मे बी वो एजेंसीज गवर्नमेंटल एजेंसीज क्या कह सकते हैं। और इसमें इस मुद्दे को, शेख जर्रा वाले मुद्दे को कोर्ट ले जाया गया था और उसे बाद में कुछ देर के लिए टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट वॉज शेड्यूल टू हियर द केस ऑन May 10 बट द हियरिंग वॉज पोस्टपोन्डेड। और क्यों पोस्टपोन कर दिया गया, गवर्नमेंट के एडवाइस पे। और यूएन के अकॉर्डिंग, यानी कि 1947 यूएन ने पार्टीशन कराया था जेरूसलेम, जो कि उस टाइम जॉर्डन का हिस्सा था, उसे आज़ाद करके एक इंटरनेशनल सिटी बनाया जाना था। लेकिन जब
स्टेट ऑफ इसराइल ने उसे अनेक्स कर लिया, यानी कि जब अरब इसराइल वॉर हुआ 1948 में, तो इसराइल ने उसे कैप्चर कर लिया आधी सिटी को। तो आधी सिटी अब जो क्या कहते हैं, जो हरम शरीफ है वो भी उसे कैप्चर कर लिया। अब वो इसराइल के कंट्रोल में आ गया, लेकिन पैलेस्टीनियंस इसके ख़िलाफ़ थे। आधा जेरूसलेम कब्ज़े में, आधा नहीं, लेकिन 1967 के वॉर के बाद वो भी पूरा ले लिया। तो अब पूरी तरह से अनेक्स कर लिया इसराइल ने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हरम शरीफ है, यहाँ पे कई साइट्स, सिर्फ अल अक्सा मॉस्क नहीं है, डोम ऑफ द रॉक भी है और वेलिंग वॉल भी है। ये 3 होली साइट है। ये अल अक्सा मॉस्क जो है इस्लाम की 3rd होलीएस्ट साइट है। डोम ऑफ द रॉक है, और एक साइड में कंपाउंड के टेम्पल माउंट बाय द ज्यूज़, मतलब ज्यूज़ ने भी वहाँ पे एक मंदिर बनाया है। वेलिंग वॉल, वेस्टर्न वॉल कहते हैं उसको, जहाँ पे लोग आके अपने दुख रोते हैं। मतलब कह सकते हैं जैसे कि चर्चेज़ में जाके आप कन्फेशंस करते हैं, तो वो दीवार के पास जाके कन्फेशंस करते हैं, रोते हैं, फिर वापस जाते हैं। जो वेस्टर्न वॉल है, ये माना जाता है कि सेकंड जूइश टेम्पल है, यानी कि ज्यूज़ ने जो पहले टेम्पल बनाया और दूसरा टेम्पल बनाया, तो ये दूसरा टेम्पल के रिमेन्स है। मतलब टेम्पल अब नहीं रहा, ये पता नहीं है क्यों। और जो होलीएस्ट साइट इन जुडाइज्म, ज्यूज़ की ये सबसे होलीएस्ट साइट है, ये जो वेस्टर्न वॉल है, वेलिंग वॉल। और इसराइल ने जब ईस्ट जेरूसलेम को जॉर्डन से कैप्चर कर लिया 6 डे वॉर के बाद, तो बाद में उसे एनेक्स कर लिया। इसराइल अपने सेटलमेंट्स वहाँ पे बढ़ाता जा रहा है ईस्ट जेरूसलेम में, जो कि अब 2,20,000 ज्यूज़ वहाँ रहते हैं। अब हाँ, एक और चीज़ है, वहाँ के जो ज्यूज़ हैं उनको ऑटोमेटिकली इजरायली सिटीज़नशिप मिल जाती है, और पैलेस्टीनियंस के जो वहाँ पे जन्म लेते हैं उन्हें कंडीशनल रेजिडेंसी परमिट मिलती है। यानी कि रेजिडेंसी परमिट भी नहीं, कंडीशनल रेजिडेंसी परमिट, यानी कि जब चाहे वो स्टेट ऑफ इसराइल वहाँ से उन्हें हटा सकता है। और इसलिए वहाँ पे बहुत सारे उन्हें प्रेशर डालता है, या यहाँ से चले जाओ, रेफ्यूजीज़ जो हैं, पैलेस्टीनियंस जो हैं उन्हें हटाओ। पैलेस्टीनियन को वहाँ से हटाता है और वहाँ पे ज्यूज़ को सेटल करता है। और इसी वजह से आप मैप में अगर देखें तो चलिए खैर, इसमें इतना ही था। और बाकी इसमें बकवास लिखा हुआ, बकवास नहीं है, हमारे रिलेवेंस में नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है ही। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के लिए $123 मिलियन का एक एड अनाउंस कर दिया है। और हाल ही में वहाँ के जो मिलिट्री चीफ़ हैं वो अभी सऊदी अरब गए थे, और क्या कहते हैं, इमरान खान भी रियाद में ही है अभी 2 दिन के विज़िट पे। तो इसीलिए इतना उधार मांगेगा, उधार मांगो, उधार चुकाओ। सऊदी अरेबिया से उधार मांगो, चाइना से लेकर चुकाओ, यही तो काम है उसके पास। और चाइना को कोर्ट बेचते रहो। जर्मनी ने फेसबुक को एक भी रोक दिया है, और ये कहा है कि व्हाट्सएप शेयरिंग, जो प्राइवेसी पॉलिसी की जो सीन चल रही थी, उसे रोक दिया है। और मतलब एक्चुअली सीन नहीं रोका है, फेसबुक को रोक दिया है कि व्हाट्सएप पे डेटा को शेयर आप नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं इस पर क्या अपडेट्स आती हैं। तो आज के यही रिलेवेंट आर्टिकल्स मुझे लगे थे। अगर मैं किसी आर्टिकल को छोड़ रहा हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। यहाँ तक आ गए हैं तो ज़रूर लाइक करें, लाइक करेंगे तो इससे सपोर्ट फील होता है, अच्छा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हर रोज़ इसी तरह की वीडियोज़ में डालता हूँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।